चलिए ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हॉस्टल वार्डन का एक बार मोटे मोटे तौर पे सिलेबस देखते हैं क्या है। उसमें गणित का सिलेबस क्या है उसको देखेंगे। और मैं कुछ अलग प्लान किया था, जैसे गणित का सिलेबस बताऊंगा आपको, मैंने थोड़ा सा अलग प्लान किया था। ज्योमेट्री से स्टार्ट करूंगा मैं, ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री का वेटेज बड़ा है, ज्योमेट्री का सिलेबस बड़ा है, तो मैंने ऐसा कुछ प्लान किया है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये 3 दिन कक्षाएं मैं ज्योमेट्री की लूंगा, और बचे दिनों में जो और भी चैप्टर्स है उनकी कक्षाएं लूंगा मैं। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और आज शुक्रवार इसीलिए मैं ज्योमेट्री से स्टार्ट करूंगा, ऐसा मैंने प्लान किया है। और ज्योमेट्री ही तो मेन पढ़ना है, क्योंकि 25 में से लगभग 12 प्रश्न आपको ज्योमेट्री के दिखाई देंगे। उसी में क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर को मैं इंक्लूड कर रहा हूं। ओवरऑल जो सिलेबस देखेंगे, जहां पे इकाई 3 और इकाई 4 लिखा है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। आपने सिलेबस देखा होगा, इकाई 3 और इकाई 4 की बात कर रहा हूं मैं। तो ज्योमेट्री से स्टार्ट करूंगा मैं, और एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को कहीं ना कहीं डील करना है अपन को। कहने का मतलब जो आएंगी उनको डील करना है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजों पे ध्यान अभी नहीं देना है जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। तो सिलेबस में जो लिखा है पूरा का पूरा फोकस्ड अपना उसी में रहेगा, सिलेबस को पूरा फोकस्ड करेंगे अपन, उसी में अपन तैयारी करेंगे। ज्योमेट्री का पोर्शन बड़ा है, और 25 में से मान के चलिए आपको दिखाई देगा लगभग, मान के चलिए 12 से 13 प्रश्न आपको दिखाई देगा ज्योमेट्री का, 12 से 13 प्रश्न। चलिए एक मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूं, दे रहा हूं क्या है सिलेबस। 5-10 मिनट एक बार देख लीजिए, ताकि थोड़ा सा एक बार फ्लो बन जाए अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। मोटे मोटे तौर पे सिलेबस तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले अगर बात करूं मैं हॉस्टल वार्डन के एग्जाम की, तो एक स्ट्रक्चर तो आप सभी को पता होगा कि सर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, जहां पर टोटल 100 अंकों का पेपर होगा। ये तो सभी को पता होगा कि 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 100 अंक का पेपर होगा। अगर आप सही उत्तर टिक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप सही उत्तर टिक कर रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत उत्तर टिक करते हैं तो आपका 0.25 माइनस भी होगा, ध्यान रखेंगे। समय 2 घंटे का है, समय 2 घंटे का मिलेगा आपको, तो समय आपके पास 2 घंटे का है। ये स्ट्रक्चर है। एक पेपर होगा, 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 माइनस होगा, और समय होगा 2 घंटे का, समय 2 घंटे का होगा। चलिए 100 प्रश्न में कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप सभी को पता होगा, एक बार देख लीजिए। खंड अ की अगर मैं बात करूं, खंड अ की, तो खंड अ में केवल कंप्यूटर विषय को रखा है, वो केवल कंप्यूटर विषय को। कंप्यूटर के पूछे जाएंगे 30 प्रश्न, तो कंप्यूटर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंकों के। यहां पे लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, 30 प्रश्न 30 अंकों के पूछे जाएंगे, जहां पे 50% अंक, कहने का मतलब 15 अंक मिनिमम लाना आपको अनिवार्य है। मिनिमम 15 अंक लाना आपको अनिवार्य है, मिनिमम। और जितना ज्यादा लाएंगे उतना बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो 100 अंकों में बनेगा। मेरिट लिस्ट 100 अंकों में बनेगा, तो कंप्यूटर में जितना ज्यादा लाएंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है ना, वो अलग से पूरा चेक होगा, अलग से। मतलब ये खंड अ अलग है, इसमें आपने जितना सही किया उसके लिए +1, जितना गलत किया उसके लिए -0.25 होगा। और सब मिला जुला के आपका 15, मिनिमम 15 अंक बनना अनिवार्य है, 15 अंक मिनिमम बनना अनिवार्य है। तो यहां पर जितना ज्यादा लाएंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। 20 नंबर मान लीजिए मैंने लाया कंप्यूटर वाले सेक्शन में, 25 नंबर आप लेकर आए मान लीजिए कंप्यूटर वाले सेक्शन में, तो अपन दोनों ने ही क्वालिफाई कर लिया है कंप्यूटर वाले सेक्शन को, लेकिन आप मेरे से 5 नंबर आगे चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर कंप्यूटर जो है वो क्वालिफाई तो करना ही है, और मेरिट जो बनेगा वो 100 अंकों में बनेगा, तो जितना ज्यादा लाएंगे उतना बेनिफिट मिलेगा आपको। खंड ब की अगर मैं बात करूं, खंड ब की, तो खंड ब में अगर आप देखेंगे तो खंड ब में अगर बात करूं सबसे पहले गणित की, तो गणित जो है ये पूछा जाएगा 30 प्रश्न। गणित का 30 प्रश्न आएगा, 30 अंकों का, सॉरी गणित का 25 प्रश्न आएगा, 25 अंकों का। तो गणित का 25 प्रश्न होगा 25 अंक का, 25 प्रश्न बनेगा गणित का 25 अंक का। बड़ा वेटेज है,
निर्णायक साबित होगा कहीं ना कहीं गणित विषय। गणित विषय में आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। 25 प्रश्न 25 अंक, बहुत बड़ा वेटेज हो गया ये। इसके बाद अगर मैं बात करूं, और बाल मनोविज्ञान एक विषय है आपका, बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान का अगर आप देखेंगे तो बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक का होगा बाल मनोविज्ञान। अगर इन 3 विषयों की बात करूं मैं, तो 65 प्रश्न तो आपके इन 3 विषयों से ही बन रहे हैं। 65 प्रश्न, 65 क्वेश्चंस आपके इन 3 विषयों से ही बन रहे हैं। उसके बाद बचे जो विषय हैं वो छोटे छोटे वेटेज वाले हैं। हिंदी भाषा से 5 प्रश्न बनेगा, कहने का मतलब 5 अंक का होगा। अगर बात करूं मैं अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा से भी 5 प्रश्न ही पूछा जाएगा, जो कि 5 अंकों का होगा। अगर बात करूं मैं छत्तीसगढ़ जीएस की, सीजीजीएस की, तो सीजीजीएस से पूछे जाएंगे 5 प्रश्न, जो कि 5 अंक के होंगे। अगर बात करूं मैं भारत के सामान्य अध्ययन की, मतलब इंडियन जीएस की अगर मैं बात करूं भारत के सामान्य अध्ययन की, तो भारत के सामान्य अध्ययन से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 15 अंक के होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कुछ शामिल है। भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, इसमें योग वाला सेक्शन भी अलग से ऐड किया है, खेल कूद भी अलग से ऐड किया है। तो ये अपने आप में बहुत वृहद है। एक और बचता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के होंगे। तो ये 100 प्रश्नों का एक ब्रीफ आप देखेंगे तो जानकारी है। कंप्यूटर के 30 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान 10 प्रश्न, हिंदी के 5 प्रश्न, अंग्रेजी के 5 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस 5 प्रश्न, इंडियन जीएस 15 प्रश्न, करंट अफेयर के 5 प्रश्न। तो अभी हम जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं आज से, स्टार्टिंग में हमने ये 3 विषय को लिया है। कंप्यूटर विषय लगेगा आपका, सेकेंड क्लास आपकी कंप्यूटर की होगी, दिव्या मैडम लेंगी। पहली क्लास आपकी गणित की होगी, और तीसरी क्लास जो है वो आपकी बाल मनोविज्ञान की होगी। तो इन 3 प्रमुख विषयों के साथ हम कक्षाएं आरंभ कर रहे हैं। 65 प्रश्नों का वेटेज है इन 3 विषयों का। आगे चल के ये सारे विषय भी हम कराएंगे, क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, शेड्यूल बनाकर इन सारे विषयों को कंप्लीट कराएंगे आगे चल के। तो मैं यहां बात करूंगा गणित विषय की। गणित विषय आपका समीकरण को बनाएगा, आपके रिजल्ट का समीकरण को गणित विषय ही बनाने वाला है। देखो, कंप्यूटर का वेटेज ज्यादा है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा विषय है कि जो लगभग सभी बच्चे पढ़ेंगे और सभी बच्चे बना के भी आएंगे। लेकिन गणित विषय के साथ ऐसा नहीं है। गणित विषय के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है मेहनत करने के बाद भी ना बने, और बिना मेहनत किए तो संभव भी नहीं है गणित को बना पाना। गणित यहां पर बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आपका तय करेगा वो गणित विषय ही तय करेगा। गणित विषय की बात करेंगे कि गणित विषय में क्या क्या चैप्टर्स हैं, कैसे आपको पढ़ना है। 2014-2016 में क्या कुछ बाहर से पूछा गया था, थोड़ा सा एक बार देख लो। पहला लेक्चर है, इसीलिए थोड़ी सी बातचीत कर रहा हूं, ताकि एक आपको पिक्चर क्लियर रहे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और 2 महीना समय ठीक ठाक है, मैं करा दूंगा, चिंता बिल्कुल मत करना, मैं करा दूंगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना। तो गणित 25 प्रश्न 25 अंक, क्या क्या पढ़ना है आपको। देखो इसमें क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं। सबसे पहले अगर बात करूं मैं लस और मस, लस और मस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये पहला चैप्टर है। इसके बाद बात करूं मैं दूसरे चैप्टर की, तो दूसरा चैप्टर है औसत, एवरेज। इसके बाद अगर बात करूं मैं तो प्रतिशत है, प्रतिशत का चैप्टर कवर करना है पूरा, परसेंटेज बोलते हैं। इसके बाद बात करूं मैं लाभ हानि की, तो लाभ हानि का पूरा चैप्टर कवर करना है। इसी में आप कहीं ना कहीं अंकित मूल्य और छूट वाले प्रश्नों को भी डील करेंगे। इसके बाद बात करूं अगर मैं तो साधारण ब्याज का चैप्टर डील करना है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का चैप्टर डील करेंगे। इसके बाद बात करूं मैं चाल समय दूरी, लिखा है चाल समय दूरी। अब चाल समय दूरी में आपको एक रेलगाड़ी तो पढ़ना ही है, चाल समय दूरी में रेलगाड़ी तो पढ़ना ही है। नाव धारा का थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसको। अब देखो समय और कार्य लिखा नहीं है, लेकिन यहां समय लिख दिया है, इसीलिए थोड़ा सा अपन समय और कार्य को भी डील करेंगे। समय और कार्य,
तो समय और कार्य को भी अपन डील करेंगे। समय और कार्य को बोलते हैं इसको टाइम एंड वर्क। इसी में एक एप्लीकेशन आता है इसका पाइप और टंकी, पाइप और टंकी। तो थोड़ा सा इसको भी देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट इसके सीखेंगे ताकि यहां से अगर प्रश्न आए तो दिक्कत ना हो। ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। इसके अलावा बचता क्या है, ज्यामिति वाला पोर्शन पूरा का पूरा, ज्यामिति वाला। उस पर अभी मैं बहुत सारी बातचीत करूंगा क्योंकि उसी चैप्टर को मैं लेकर के काम आरंभ करने वाला हूं। ये चैप्टर्स हैं प्लस ज्यामिति का सेक्शन पूरा का पूरा। ज्यामिति का जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा कवर करना है आपको। ज्यामिति, ज्योमेट्री का पूरा सेक्शन कवर करना है। तो ज्यामिति वाले सेक्शन पे बात मैं करूंगा, अभी इस पे एक बार के लिए छोड़ दीजिए। ये वाले चैप्टर्स को देखिए। लसमस इंपॉर्टेंट है, औसत ये हम हर बार देखते हैं, हर एग्जाम में देखते हैं। प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चाल, समय, दूरी, देखा जाए तो 25 में से लगभग आप मान के चलिए 13-14 प्रश्न या 12 से 13 प्रश्न आपको यहां से दिखाई देंगे। इन चैप्टर से 12 से 13 प्रश्न आपको दिखाई देंगे और लगभग 12 प्रश्न के आसपास, 12 से 13 प्रश्न के आसपास आपको दिखाई देगा ज्यामिति वाले सेक्शन से। इन पे समस्या नहीं आएगी क्योंकि ये तो बनते हैं और पढ़ाऊंगा उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। तो इन चैप्टर्स में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी आपको। ये चैप्टर्स आपसे आसानी से डील हो जाएंगे, इनमें बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं व्यापम का दायरा यहाँ पे सीमित है। लौसम मौसम में व्यापम पता है क्या पूछेगा, कंफर्म है कि लौसम मौसम में व्यापम उस रिजल्ट पे ही प्रश्न पूछता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा एक रिजल्ट है। उसी से व्यापम हर एग्जाम में प्रश्न दिए पड़ा है। एप्लीकेशन जो व्यापम पूछता है एलसीएम के, ट्रैफिक सिग्नल वाले प्रश्न है, घंटी बजने वाले प्रश्न है, एचसीएफ के एप्लीकेशन को पूछता है। मैं तो खैर पूरा पढ़ाऊंगा ये चैप्टर, आपको पूरा हर एक पॉइंट पे काम कराऊंगा, लेकिन व्यापम का दायरा सीमित है इन चैप्टर्स में। औसत में व्यापम फिक्स है, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो इन चैप्टर्स में व्यापम का दायरा एकदम सीमित है। आपको पता है कि लाभ हानि में वो पूछता है इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसको बहुत पूछता है। तो अपन तो पूरा डील करेंगे, लेकिन इन चैप्टर्स में व्यापम का दायरा एकदम सीमित है। फिक्स है कि व्यापम इन्हीं प्रश्नों को पूछता है। अपन तो पूरी मेहनत करेंगे, तो जो प्रश्न आएंगे वो तो बनने तय हैं आपसे। दिक्कत केवल गणित में यहां पर आएगी, ये वाले सेक्शन में दिक्कत आएगी, ये वाले सेक्शन में, ज्यामिति वाले सेक्शन में। इसको थोड़ा सा आपको अच्छी से कंप्लीट करना होगा, तो ज्यामिति वाले पे ही बात करेंगे। अब देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात की बात करूं तो सिलेबस से हटा दिया है इसको। 2014 और 2016 का सिलेबस को देखना, वहां पर अनुपात और समानुपात सिलेबस में था, और 2014 और 2016 में अनुपात और समानुपात से प्रश्न भी बने थे। लेकिन इस बारी अनुपात और समानुपात आपके सिलेबस में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ बेसिक प्रश्न आपको अनुपात के हर चैप्टर्स में मिलेंगे। आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां पे अनुपात मिलेगा ही आपको, आप प्रतिशत लाभ हानि पढ़ेंगे वहां पे अनुपात मिलेगा, औसत पढ़ेंगे वहां पे अनुपात मिलेगा। तो इस पे इतना काम कर लोगे कि अगर यहां से प्रश्न भी आया ना तो वो बन जाएगा। क्योंकि जब मैं ज्यामिति पढ़ाऊंगा, अनुपात का एप्लीकेशन आया, अनुपात का पूरा डिटेल बता दूंगा मैं आपको। कहीं पे भी बेसिक बातों की आवश्यकता पड़ी, जैसे कहीं कहीं पे संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां पे संख्या के बारे में पूरी बेसिक जानकारी बता दूंगा मैं। बेसिक चैप्टर्स सिलेबस में लिखे ही नहीं है, आप देखेंगे तो ना संख्या पद्धति है, ना सरलीकरण है, ना भिन्न संख्या है, ना वर्गमूल घनमूल है, ना घातांक करनी है। बेसिक चैप्टर्स पूरे गायब है यहां से, लेकिन उनकी आवश्यकता कहीं कहीं पे पड़ेगी। तो जहां जहां पे आवश्यकता पड़ेगी उन चैप्टर्स के बारे में, जिन भी बातों की आवश्यकता पड़ेगी, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। 2 महीना का समय पर्याप्त है, क्लासेस रेगुलर चलेगी, किसी भी दिन गैप नहीं होगा। संडे को भी क्लासेस हम लगाएंगे, किसी भी दिन गैप नहीं होगा, क्लासेस रेगुलर चलते रहेंगी। लंबी लंबी क्लासेस भी आगे चल के हमने प्लान की है, लंबी लंबी क्लासेस भी होंगी। सिलेबस पे पूरा फोकस करो, आप सिलेबस पे ही फोकस करो, बाहर की चीजों को फिलहाल एक बार छोड़ो। लास्ट में मैं एमसीक्यूज कुछ करा दूंगा मिला जुला के, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ एमसीक्यूज करा दूंगा मैं, जैसे वर्गमूल में पूर्ण वर्ग पूछता है उसके कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, ताकि अगर प्रश्न आया तो भी बना लें आप। अब बात करेंगे अपन ज्यामिति की, ज्यामिति से स्टार्ट करते हैं।
नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब नहीं है भाई, ये सब नहीं है। सिलेबस पे फोकस करो। 2014-2016 का पेपर मैंने देखा है भाई, पूरा मैंने एनालिसिस किया है। 2014-2016 का पेपर मैंने देखा है, पूरा मैंने एनालिसिस किया है, इसीलिए बोल रहा हूं सिलेबस पे फोकस करो। लास्ट में मैं एमसीक्यूज करा दूंगा, लास्ट में जो चैप्टर्स बचे हैं उनके एमसीक्यूज में करा दूंगा। व्यापम के जो पसंदीदा प्रश्न रहे हैं, जो चैप्टर्स नहीं लिखे हैं उन चैप्टर्स के जो पसंदीदा प्रश्न लिखे हैं व्यापम ने अपने अलग अलग पेपर्स में, वो सारे प्रश्न करा दूंगा मैं। चलिए स्टार्ट करें फिर। ज्यामिति तैयार है आप सभी लोग? यहां तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? जल्दी से बता दो। ये मैंने एक ब्रीफ आपको जानकारी दी, सभी को पता ही होगी। खैर ये तो गणित में कौन कौन से चैप्टर हैं, ज्यामिति पे अभी पूरी बातचीत करेंगे। मैं मेंसुरेशन वाला क्षेत्रमिति को भी इसी में इंक्लूड कर रहा हूं, क्षेत्रमिति को भी मैं ज्यामिति वाले में ही इंक्लूड करके अभी बताऊंगा मैं आपको, कहीं ना कहीं उसी का तो एप्लीकेशन है वो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए ज्यामिति में देखिए क्या क्या कवर करना है आपको, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है आपको रेखा और कोण। रेखा और कोण, रेखा और कोण में अलग अलग प्रकार के कोण कवर करने हैं, अलग अलग प्रकार की रेखाएं कवर करनी है। तो रेखा और कोण में अलग अलग प्रकार की रेखाएं, अलग अलग प्रकार के कोण आपको कवर करने हैं। 1D आकृति बोल सकते हैं, रेखा मतलब क्या बोल सकते हैं आप? 1D। 1D का मतलब होता है वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल। दूसरा आपको कवर करना है पूरा का पूरा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा एरिया। इसको आप 2D आकृतियों की बात भी बोल सकते हैं, 2D आकृतियों की बात करूंगा यहां पे। क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा एरिया, मतलब 2 डायमेंशनल आकृतियां। 2 डायमेंशनल आकृतियों में त्रिभुज पढ़ना है आपको, चतुर्भुज पढ़ना है और वृत्त पढ़ना है। सारे प्रकार के त्रिभुज कवर करेंगे अपन, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज हैं, समझ आ रहा है? विषम बाहु है, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं, समबाहु है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, समद्विबाहु है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के त्रिभुज कवर करने हैं। अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज, जैसे वर्ग मतलब स्क्वायर, आयत मतलब रेक्टेंगल, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, समलंब चतुर्भुज का मतलब हो जाएगा आपका ट्रेपेजियम। इसके अलावा वृत्त, वृत्त में आपका अर्धवृत्त भी पढ़ना है, मतलब सर्कल। और आप देखेंगे तो इसके अलावा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा इसमें। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा इसमें। तो 2D आकृतियां पूरी पढ़नी है आपको, सारे प्रकार के त्रिभुज, सारे प्रकार के चतुर्भुज और सारे वृत्त को कवर करना है। वृत्त में अर्धवृत्त, वृत्त का त्रिज्या खंड काटेंगे, उसको भी कवर करना है। इसके बाद बात करता हूं मैं आयतन की। आयतन मतलब वॉल्यूम। आप इसको 3D आकृतियों की बात बोल सकते हैं, 3D आकृतियों की बात करेंगे यहां पर। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? बेलन कवर करना है, सिलेंडर बोलते हैं जिसको, शंकु पढ़ना है जिसको बोलते हैं कोन, गोला पढ़ना है जिसको बोलते हैं स्फेयर। इसके अलावा घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। सिलेबस में इतनी आकृतियां लिखा नहीं है, लेकिन बेलन से प्रश्न बना है भाई, गोला से प्रश्न बना है। 2014 और 16 का पेपर देखना, लिखने को बेलन लिखा नहीं है, लेकिन बेलन से 2-3 प्रश्न पूछ लिया था। तो अपन रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे, सारी आकृतियों को कवर करेंगे। बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ सब पढ़ेंगे। तो 1D पूरा पढ़ना है, 2D पूरा पढ़ना है, 3D पूरा पढ़ना है। मैक्सिमम चीजें यहीं से आएंगी, मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम चीजें जो आपको दिखाई देंगी वो यहीं से दिखाई देंगी। मैक्सिमम चीजें जो ज्योमेट्री के जो मैक्सिमम प्रश्न है वो यहीं से दिखाई देंगे। लेकिन अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अपन कुछ प्रमेय पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। वृत्त को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे, त्रिभुज को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे। अपन त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता को भी कवर करेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता, सर्वांग समता और समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता को भी अपन कवर करेंगे, ये भी कवर करेंगे। और कुछ विविध प्रश्न देखेंगे। विविध का मतलब मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, जो कि व्यापम के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चाहे वो हॉस्टल वार्डन का पेपर हो, चाहे आरआई का हो, पटवारी का हो, मंडी इंस्पेक्टर का हो, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, जो भी एग्जाम्स व्यापम के हुए हैं, उन एग्जाम्स में जो अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न आ गए थे, थोड़े हट के प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों को अपन डील करेंगे।
तो विविध प्रश्नों में व्यापम के प्रीवियस ईयर के लगभग सारे प्रश्नों को मैं डील करा दूंगा। ये पूरा सेक्शन आपका ज्यामिति का बोल सकते हैं, आप ज्यामिति का ये पूरा सेक्शन आप बोल सकते हैं। लगभग 12 से 13 प्रश्न यहां से आएंगे और ये बहुत समस्या पैदा करेगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि 3 दिन शुरुआत से ही 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन शुरुआत से ही आपको मैं ज्यामिति वाला सेक्शन लूंगा, ज्यामिति वाला सेक्शन। और बचे दिनों में आपका जो सेक्शन बचा है, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, लसम मौस, साधारण ब्याज, चाल समय दूरी, वो जो चैप्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का फिर लेक्चर। रेखा और कोण को पहले डील करेंगे, देखना कितना आसान लगेगा। प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, प्रैक्टिस शीट आपको दिलवा दूंगा मैं, क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। लगातार 2 महीने तक 60 दिनों तक क्लास रहेगी मैथ्स की, लगातार 60 दिन तक चलेगी पूरी क्लास मैथ्स की। ध्यान रखिएगा, मैथ्स ड्रॉप नहीं होगा, मैथ्स लगातार चलेगा, खत्म भी हो गया तो प्रैक्टिस कराते रहूंगा मैं आपको। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। रेखा और कोण को समझेंगे, लेकिन रेखा और कोण को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ जानकारी दूंगा 1D, 2D और 3D के बारे में। एक ब्रीफ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि 1D, 2D और 3D क्या होता है। उसके बाद अपन रेखा और कोण स्टार्ट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक ब्रीफ जानकारी समझ लीजिए कि 1D, 2D और 3D क्या होता है। तो 1D, 2D और 3D ये होता क्या है। तो 1D का मतलब होता है वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल का मतलब जिसमें केवल एक ही डायमेंशन हो, केवल एक ही डायमेंशन हो। जैसे मैं रेखा की बात करूं, ये रेखा है, तो ये रेखा क्या है, 1D है, क्योंकि इसमें केवल एक ही डायमेंशन होता है। मतलब आप बोल सकते हैं जिसमें केवल लंबाई हो, जिसमें केवल लंबाई हो वो क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल हो जाएगा। तो रेखा की अगर मैं बात करूंगा तो रेखा क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल, क्योंकि इसमें केवल और केवल लंबाई है। तो वन डायमेंशनल का मतलब केवल एक ही डायमेंशन होगा। तो अगर मैं रेखा की बात किया तो रेखा में केवल एक ही डायमेंशन है, तो आप उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल। अगर 2D की बात किया तो इसमें 2 डायमेंशन होंगे। जैसे बात करूं मैं त्रिभुज की, ये देखिए, अगर मैं बात करूं त्रिभुज की तो त्रिभुज में क्या है, देखो लंबाई के साथ साथ क्या है, चौड़ाई भी तो है। देखो लंबाई के साथ साथ क्या है, चौड़ाई भी तो है। तो जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई होगा, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई होगा, उसको आप बोलेंगे 2 डायमेंशनल। तो त्रिभुज की अगर मैं बात करूंगा तो त्रिभुज 2 डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि त्रिभुज में आप देख सकते हैं लंबाई के साथ साथ में क्या है, तो लंबाई के साथ साथ में चौड़ाई भी है। मतलब x डायमेंशन के साथ साथ क्या है, y डायमेंशन भी है। ये देखिए x डायमेंशन के साथ साथ y है, मतलब लंबाई के साथ चौड़ाई भी है। जैसे बात करूं मैं चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज 2D क्यों है, क्योंकि इसमें लंबाई के साथ साथ क्या है, चौड़ाई भी है। अगर बात करूं मैं वृत्त की, तो वृत्त 2D क्यों है, क्योंकि इसमें लंबाई के साथ साथ क्या है, चौड़ाई भी है। तो 2 डायमेंशनल का मतलब जिसमें 2 डायमेंशन होंगे x और y। ये देखिए इसको बोलते हैं अपन x डायमेंशन और इसको बोलते हैं अपन y डायमेंशन। मतलब ये पूरा का पूरा, ये देखिए ये पूरा का पूरा x डायमेंशन है और ये पूरा का पूरा y डायमेंशन है। रेखा की बात करूंगा तो रेखा 1D क्यों है, इसमें केवल और केवल लंबाई है, इसमें कोई चौड़ाई नहीं है, वन डायमेंशनल है। अगर बात करूं 2 डायमेंशनल की तो त्रिभुज, ये देखिए 2 डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि लंबाई के साथ साथ क्या है, चौड़ाई भी है। ये देखिए 2 डायमेंशन में पूरा पूरा कवर हो जा रहा है, ये 2 डायमेंशन में पूरा पूरा कवर हो जा रहा है। ये चतुर्भुज में लंबाई के साथ साथ चौड़ाई है, वृत्त में लंबाई के साथ साथ चौड़ाई है। 2D आकृतियां जो स्पेस घेरती है उसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। जैसे मैं बात करूं वृत्त की, तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। 2D आकृतियां जो स्पेस घेर रही हैं, जो स्पेस अपने पास में रखी है, उसी स्पेस को आप क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये जो चतुर्भुज जो स्पेस अपने पास में रखा है, इसको बोलेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसीलिए मैंने वहां पे क्षेत्रफल लिखा था। तो 2D आकृतियां जो स्पेस घेरती हैं उसको आप क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल या एरिया बोलते हैं। 3D को थोड़ा समझिए, थोड़ा सा 3D में आपको तीसरा डायमेंशन को इमेजिन करना पड़ेगा। तो 3D में तीसरा डायमेंशन को थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, समझना 3D क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। 3D में जनरली आपने बचपन में ऐसा पढ़ा है कि सर ये x डायमेंशन होता है, ये y डायमेंशन होता है और ये z डायमेंशन होता है, तीसरा डायमेंशन ये होता है।
लेकिन एक्चुअल में इसको समझना कि तीसरा डायमेंशन का मतलब क्या। ध्यान से देखो, तीसरा डायमेंशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैंने एक वृत्त बना दिया, मैंने एक वृत्त बना दिया। अब मैंने ये वृत्त जो बनाया है ना, ये 2 डायमेंशनल है। क्यों 2 डायमेंशनल है? क्योंकि इसमें 2 ही डायमेंशन है, एक्स डायमेंशन है और वाई डायमेंशन है। मतलब लंबाई के साथ क्या है? चौड़ाई है। 3D का मतलब क्या हुआ? तीसरा डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? थोड़ा इमेजिन करना, इस वृत्त के ऊपर बहुत सारे वृत्त आप बैठाते जाओ। इमेजिन करो थोड़ा सा, इस वृत्त के ऊपर बहुत सारे वृत्त आप बैठाते जाओ तो एक डायमेंशन बाहर की ओर निकल के आएगा। उसी डायमेंशन को आप क्या बोलेंगे? जेड डायमेंशन बोलेंगे। अब उसको बाहर की ओर ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो रिप्रेजेंट आप ऐसा करते हैं उसको। समझ आ रहा है तीसरा डायमेंशन क्या बोल रहा हूं? इस वृत्त के ऊपर बहुत सारे वृत्त आप बैठाते जाओ, इस वृत्त के ऊपर बहुत सारे वृत्त आप बैठाते जाओ तो एक डायमेंशन बाहर की ओर निकल के आएगा। उसी डायमेंशन को आप क्या बोलेंगे? जेड डायमेंशन बोलेंगे। समझ आ रहा है? जैसे मान लो ये चतुर्भुज है, ये देखिए कौन सा चतुर्भुज है, छोड़ो अभी, ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के ऊपर बहुत सारे चतुर्भुज बैठाओ, इस चतुर्भुज के ऊपर बहुत सारे चतुर्भुज जब आप बैठाओगे तो एक डायमेंशन बाहर की ओर निकल के आएगा। उसी डायमेंशन को अपन बोलते हैं जेड डायमेंशन। समझ पा रहे हैं बात को? जेड डायमेंशन को इमेजिन करो थोड़ा सा, ध्यान दो यहां पर, ध्यान दो यहां पे। ये देखिए फोन में अगर आप देखेंगे तो सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? चतुर्भुज। थोड़ा सा ध्यान दो भाई, 5 मिनट ध्यान दो बस, उसके बाद अपन रेखा और कोण में आएंगे। देखो सामने दिखाई क्या दे रहा है आपको? चतुर्भुज। अगर आप सामने देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। आप ये जो एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है ना, ये जो एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, इसी को क्या बोल रहा हूं मैं? जेड डायमेंशन। मैं क्या बोला? चतुर्भुज के ऊपर बहुत सारे चतुर्भुज बैठा दो तो एक डायमेंशन बाहर की ओर निकल के आएगा। एक्सटेंड जो होगा वही एक्सटेंड वाला डायमेंशन क्या होगा? जेड डायमेंशन। जैसे आप इस चतुर्भुज को देखिए, सामने से देखेंगे तो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये जो एक्सटेंड हुआ है ना, इसी डायमेंशन को क्या बोल रहा हूं मैं? जेड डायमेंशन बोल रहा हूं। मतलब ये मोबाइल क्या है? 3D है। क्यों 3D है? क्योंकि इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और साथ में मोटाई या ऊंचाई है। तो जब लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और साथ में मोटाई या ऊंचाई होगी, साथ में मोटाई या ऊंचाई होगी, तो आप ऐसी आकृति को क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल आकृति बोलेंगे। 3 डायमेंशनल आकृति। समझ आ रहा है? सिक्का भी अपने आप में देखा जाए तो सिक्का भी अपने आप में 3D ही है। ध्यान रखिएगा, सिक्का भी अपने आप में 3D ही है, सिक्का 2D नहीं है। अपन प्रश्न पढ़ेंगे, सिक्का पता है क्या है? बेलन के जैसा है। सिक्का क्या है? बेलन के जैसा। बस उसमें जो बेलन की ऊंचाई ना बोल के आप क्या बोल देंगे? मोटाई बोल देंगे। एक्सटेंड तो सिक्का भी हुआ है, लेकिन जो ऊंचाई बोलते हैं ना आप, उसको ऊंचाई ना बोल के क्या बोल देंगे? मोटाई बोल देंगे। तो सिक्का भी बेलन का ही रूप है। देखना ना, सिक्के को ऊपर वाले को देखो, वृत्त दिखाई देगा, वो एक्सटेंड हुआ है, एक्सटेंड कम हुआ है लेकिन हुआ तो है। ये देखो, इसको देखो, इसको देखोगे तो आपको दिखेगा। देखो सामने से क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये पड़ा हुआ था रूम में यार, इसलिए मैंने उठा लिया है। देखो ये सामने से क्या दिखाई दे रहा है? वृत्त। देख पा रहे हो? ये सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको? वृत्त दिखाई दे रहा है। अब ये सामने वृत्त दिखाई दे रहा है, ये देखो ये जो एक्सटेंड करने की बात कर रहा हूं ना, ये एक्सटेंड किया हूं, ये है जेड डायमेंशन। समझ आया जेड डायमेंशन का मतलब? अगर आप केवल सामने से देखेंगे तो सामने क्या दिखाई दे रहा है? एक वृत्त दिखाई दे रहा है। ये देखो सामने क्या दिखाई दे रहा है? एक वृत्त। ये देखो सामने एक वृत्त दिखाई दे रहा है। एक्सटेंड पीछे की ओर करो या आगे की ओर करो। जैसे एक्स डायमेंशन इधर भी होता है, इधर भी होता है, वाई डायमेंशन ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। उसी प्रकार आगे की ओर एक्सटेंड करो या पीछे की ओर एक्सटेंड करो। ये देखो सामने क्या दिखाई दे रहा है? एक वृत्त दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो ये एक्सटेंड हुआ है पीछे की ओर, यही डायमेंशन क्या है? जेड डायमेंशन। अब वो आपके लिए पीछे की ओर एक्सटेंड हुआ है और मैं इधर से देख रहा हूं तो मेरे लिए आगे की ओर एक्सटेंड हुआ है। तो अब इसको मैं ड्रॉ कैसे कर पाऊंगा? ड्रॉ ही नहीं कर पाऊंगा। कैसे ड्रॉ कर पाऊंगा? आप सोचो, इसके ऊपर कैसे मैं वृत्त और बैठाऊं? ड्रॉ ही नहीं कर सकता। इसीलिए बचपन में ऐसा पढ़े हो कि 3D आकृतियों को बोर्ड में कॉपी में ड्रॉ नहीं कर सकते। 2D आकृतियों को बोर्ड में कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। त्रिभुज को मैं बोर्ड में ड्रॉ कर सकता हूं, चतुर्भुज को बोर्ड में ड्रॉ कर सकता हूं। 3D आकृतियों को कॉपी में बोर्ड में ड्रॉ नहीं कर सकते आप, लेकिन 2D आकृतियों को आप बोर्ड में कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। इससे एकदम क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये बेलन है। देखो बेलन ही तो है ये,
ये बेलन ही तो है, देख पा रहे हो, ये बेलन है। कैसे बेलन है? तो आपको समझ में आ रहा है सर ये एक वृत्त है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है, क्या बन गया? बेलन बन गया है। तो 3D क्या होता है, आप ये समझ पा रहे 3D होता क्या है? तो 3D में क्या होता है, तीसरा डायमेंशन जो है वो बोर्ड से बाहर की ओर निकल के आता है या अंदर की ओर घुसता है। ईंट को देख लो, ईंट क्या है? 3D है। आप वो जो क्यूब होता है रंग मैच करने वाला, वो क्या है? 3D है। सिक्का क्या है? 3D है। आपके पास फोन है, वो क्या है? 3D है। वायर जो होता है वो क्या है? 3D है। ये सब 3D आकृतियां हैं। ये देखो यहां पे और आपको क्लियर दिखा रहा हूं मैं, ये देखो यहां पे और क्लियर दिखेगा आपको, ये देखिए और क्लियर दिखेगा। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है एक वृत्त, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है एक वृत्त। मैंने क्या बोला, इसके ऊपर बहुत सारे वृत्त बैठा दो तो एक डायमेंशन बाहर की ओर निकल के आएगा, वही जेड डायमेंशन है। ये देखिए ये वाले की बात कर रहा था, ये जो एक्सटेंड हुआ है ना इसकी बात कर रहा था। ये देखिए ये वाला डायमेंशन की बात कर रहा था। ये डायमेंशन क्या है? जेड डायमेंशन है। समझ आ रहा है? ये डायमेंशन को मैं बोल रहा था जेड डायमेंशन। ये देखो सेम ऐसे बनेगा, ये देखो ऐसे रखा हुआ है, देखो ऐसे रखा हुआ है। ये देखो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो टॉप व्यू क्या दिखाई देगा? ये देखो टॉप व्यू क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो टॉप व्यू अगर देखूं मैं ऊपर से तो क्या दिखाई दे रहा है? वृत्त। ये देखो वृत्त दिखाई दे रहा है। ये जो एक्सटेंड है ना, ये कौन सा एक्सटेंड है? देखो ये वाला एक्सटेंड है, देखो देख पा रहे हो? ये जो एक्सटेंड हुआ है ना, ये देखो ये जो एक्सटेंड हुआ है जेड डायमेंशन। समझ आ रहा है कौन सा होता है जेड डायमेंशन? ये है एक्सटेंड, इसको बोल रहा हूं मैं जेड डायमेंशन। अब क्लियर हो गया कि जेड डायमेंशन क्या होता है। तो फोन को देखेंगे तो फोन के सामने में आपको क्या दिखाई दे रहा था? तो फोन का सामने में आपको दिखाई दे रहा था एक चतुर्भुज, उसको एक्सटेंड कर दिए। एक्सटेंशन जहां आया ना, एक्सटेंड जहां हुआ वो हो जाएगा आपका तीसरा डायमेंशन। क्लियर हो गया? तो एक मैं ओवरव्यू दे रहा था आपको, मैं आगे चल के पूरी 3D आकृतियां आपको पढ़ाऊंगा। तो बचपन में आपने परिभाषा सीखी है कि 2D का मतलब जिसको बोर्ड में कॉपी में ड्रॉ कर पाओ, 3D का मतलब जिसको बोर्ड में कॉपी में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे आप। 3D आकृतियों को समतल पर रख सकते हो आप, जैसे ये 3D आकृति है, इसको समतल पर ऐसे रख सकता हूं। लेकिन 2D आकृतियों को समतल पर रखोगे तो लुढ़क जाएगा, वो गिर जाएगा। वो सोचो ना एक त्रिभुज जैसा शेप है, जैसे आपने एक त्रिभुज जैसा शेप ऐसा इमेजिन किया, क्या इसको आप समतल पर ऐसे खड़ा कर दोगे? गिर जाएगा वो। तो 2D आकृतियों में मोटाई नहीं होती, इसीलिए आप उसको समतल पर खड़ा नहीं कर सकते, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। आप एक वृत्त को सोचो, एक वृत्त को सोचो कैसे खड़े कर दोगे समतल पे? नहीं कर सकते खड़ा। त्रिभुज को सोचो कैसे समतल पे खड़ा कर दोगे? नहीं कर सकते आप। एक चतुर्भुज को सोचो कैसे समतल पे खड़ा कर दोगे? नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मोटाई आई, जेड डायमेंशन आया, अब उसको ऐसे रखो, रखा जाएगा समतल पे। तो बचपन में जो परिभाषाएं पढ़े कि 2D आकृति मतलब जिसको बोर्ड में कॉपी में ड्रॉ कर सकता हूं, समतल पर नहीं रख सकता। 3D आकृति जिसको बोर्ड में और कॉपी में ड्रॉ कर सकता हूं, सॉरी नहीं कर सकता हूं, लेकिन समतल पर रख सकता हूं। तो ये जो परिभाषाएं आप पढ़े हैं ना बचपन में, एकदम दिखेंगी आपको। तो जब पढ़ाऊंगा ना तो पूरा ऐसा अपन एनालिसिस करेंगे। ये देखो जब पढ़ाऊंगा तो पूरा ऐसा आकृति दिखाऊंगा आपको, पूरा ऐसे आकृति दिखाऊंगा कि आप देखेंगे टॉप व्यू, ऊपर से देखेंगे तो एक वृत्त दिखाई दे रहा है बेलन में। एक्सटेंड करने का मतलब ये एक्सटेंड हो गया। ऐसे ही सारी आकृतियां आपको दिखाऊंगा। ये देखिए शंकु ऐसा होता है। ये देखिए बात कर रहा था किसकी? वो जो क्यूब देखे हैं ना आप, क्यूब जिसमें रंग मैच करते हैं, क्यूब देखे हैं? सामने से देखने पे क्या दिखाई दे रहा है? एक चतुर्भुज वर्ग दिखाई दे रहा है। एक्सटेंड करने का मतलब ये देखिए, ये होता है एक्सटेंशन, ये होता है एक्सटेंड, इसको बोलता हूं एक्सटेंड करना। ये होता है आपका जेड डायमेंशन। तो आगे चल के पूरी बातचीत करेंगे, तभी तो बचपन से ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं उसको। एक्चुअल में ये ऐसा बाहर की ओर या अंदर की ओर घुस रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ब्रीफ जानकारी मैं आपको दे रहा था। चलिए यहां तक समझ आ गया क्या? हाँ बॉल 3D ही है। बॉल क्या है? फुटबॉल बॉल सब क्या है? 3D है। बॉल क्या है? गोला तो है। ये देखो ना बॉल कैसा दिखता है, ये देखो बॉल 3D है। कैसा दिखता है बॉल? ये देखो बॉल ऐसा दिखता है, ये देखो फुटबॉल बॉल ऐसा दिखता है, 3D है ये, गोला स्फेयर बोलते हैं इसको। तो ऐसे पूरा दिखा के पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा आपको। चलिए लिखते हैं रेखा और कोण। अलग अलग प्रकार के कोण आज बताऊंगा क्या होते हैं।
अलग अलग प्रकार की रेखाओं को देखेंगे, क्या होती हैं रेखाएं। लाइन एंड एंगल, रेखा एंड कोण, लाइन और एंगल। चलिए रेखा और कोण में पहले रेखा को समझते हैं कि रेखा क्या होती है। अलग अलग प्रकार की रेखाएं देखेंगे, अलग अलग प्रकार के कोण, बहुत सारे कोण हैं, बहुत सारे। देखना तो अब इतने सारे कोण आएंगे ना, बहुत सारे कोण आएंगे, कंफ्यूजन भी होता है कि सर कैसे याद करेंगे इतने सारे कोणों को, तो समझाऊंगा मैं, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। तो रेखा क्या होती है, रेखा की परिभाषा आप सिंपल सी बोल सकते हैं, एक ऐसी लंबाई, एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। एकदम सिंपल सी परिभाषा, एक ऐसी लंबाई, एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। तो एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, एकदम सिंपल सी बात। वन डायमेंशनल है, इसका मतलब केवल लंबाई होगा, चौड़ाई तो होगा नहीं इसमें। तो रेखा की परिभाषा क्या बोले, एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, इसको बोलेंगे रेखा। इतना ही ध्यान रखिए बस। दो प्रकार की रेखाएं फिलहाल आपको देखनी है, फिलहाल एक होती है समांतर रेखा, समांतर रेखाएं, और एक होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये दो प्रकार की रेखाएं फिलहाल आपको देखनी है, समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस और इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। फटाफट लिखेंगे इन सब चीजों को, तभी तो प्रश्न में अपना पाएंगे। प्रश्न तभी बनेंगे जब बेसिक बातों को समझेंगे आप। तो रेखा में दो रेखाएं, पहला समांतर रेखाएं और दूसरा प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर मतलब पैरेलल लाइंस, प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्टिंग। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। ये देखिए, दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। ये देखिए, दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, ये रेखाएं कहलाएंगी समांतर रेखाएं। तो दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, ये रेखाएं कहलाएंगी समांतर रेखाएं। एक बात ध्यान रखिएगा, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी किसी भी पॉइंट पे निकालिए तो वो दूरी पहली बात तो लंबवत होगी। लंबवत मतलब ऐसा 90 डिग्री का कोण बनेगा। पहली बात तो ये समझेंगे, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कैसी दूरी होती है, लंबवत, हमेशा लंबवत दूरी होगी। ये अंडरस्टूड होता है, बोलेगा नहीं तो भी समझना है आपको। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा लंबवत दूरी होगी। इसको आप नहीं बोलोगे कि सर ये दूरी है, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, आप इसको नहीं बोलोगे, गलत हो जाएगा। तो ये इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी नहीं है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कैसी दूरी लेंगे, लंबवत दूरी। और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम। कहने का मतलब ये अगर 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर पॉइंट पे सेम होगी और वो दूरी कैसी होगी, लंबवत। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दूरी नहीं होगा भाई। ये दो रेखाओं के बीच की, ये दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये नहीं होगी, गलत हो जाएगा। दो समानांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होगी, उनके बीच की दूरी हमेशा लंबवत होगी। ये देखिए, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कैसी होगी, लंबवत होगी। और हर पॉइंट पे ये दूरी क्या होगी, सेम। हर पॉइंट पे ये दूरी सेम होगी, हर पॉइंट पे। तो ये हो जाएगी समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, दो रेखाएं जब किसी पॉइंट पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। तो समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर पॉइंट पे सेम रहेगी और वो दूरी लंबवत होगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती हैं या आगे बढ़ाने पर कट करेंगी, वे रेखाएं कहलाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाएगा। देख लीजिए वापस से, रेखा की परिभाषा एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, एक समांतर रेखा होगी और एक प्रतिच्छेदी रेखा होगी। समांतर रेखाओं का मतलब दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हर पॉइंट पे सेम होगी और वो दूरी लंबवत होगी। ध्यान रखिएगा, चतुर्भुज में बहुत काम आएगा ये।
प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं किसी पॉइंट पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो वे रेखाएं कहलाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोण को लिखिए। कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग प्रकार के कोण अभी देखने हैं। देखना इसमें आएगा शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, सह अंतः कोण, ऐसे बहुत सारे कोण आने वाले हैं अभी। चलिए ध्यान दीजिए यहां पर, कोण, कोण की परिभाषा क्या बनती है, बुक में क्या लिखा रहता है, किसी बिंदु से दो रेखाएं आप निकाल दो, वे दो रेखाएं किसी न किसी कोण पर ही झुकेंगी। किसी भी बिंदु से आप दो रेखाएं खींचो तो कोण का निर्माण हो जाएगा। किसी भी बिंदु से आप दो रेखाएं खींचो तो आप किसी भी बिंदु से दो रेखाएं खींचेंगे तो कोई ना कोई कोण का निर्माण होगा ही। तो किसी भी बिंदु से खींची गई दो रेखाएं किसी न किसी कोण पर रहेंगी। तो किसी भी बिंदु से आप दो रेखाएं खींचिए, किसी न किसी कोण पर वे दोनों रेखाएं रहेंगी। तो इस बिंदु से मैंने दो रेखाएं खींची, ये दो रेखाएं एक एंगल पे बन रही हैं, ये दो रेखाएं एक एंगल पे बन रही हैं। तो किसी भी बिंदु से अगर आप दो रेखाएं खींचिए, वो दो रेखाएं किसी न किसी कोण पर रहेंगी। चलिए अलग अलग प्रकार के कोण देखने हैं। सबसे पहले लिखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। फटाफट लिखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे अपन। शीर्षाभिमुख, सह अंतः, ये सब थोड़े से कोण इंपॉर्टेंट है। एकांतर अंतः, एकांतर बाह्य, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट कोण हैं, इनमें बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे। न्यून कोण का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री से कम का कोण। न्यून कोण का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम का कोण जो होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण। 90 डिग्री से कम का जो कोण होता है उसको बोलते हैं आप न्यून कोण, एक्यूट एंगल। बस इतना लिखते रहिए, 90 डिग्री से कम का कोण होगा उसको बोलेंगे न्यून कोण। दूसरा हो जाएगा समकोण, राइट एंगल बोलते हैं इसको, समकोण। समकोण, अब समकोण, तो समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। समकोण का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। फटाफट इनको लिखना है बस। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। अब देखो न्यून कोण कैसा दिखाई देगा, 90 डिग्री से कम का कोई भी कोण बना दीजिए। ये देखिए 90 डिग्री से कम का कोण है तो ये कोण क्या होगा, न्यून कोण। 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण कैसा बनता है आप सभी को पता होगा, तो ये हो जाएगा समकोण। तो 90 डिग्री से कम का कोई कोण होगा तो न्यून कोण, 90 डिग्री का कोण होगा तो समकोण। तीसरा होगा अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम का कोई कोण होगा तो उसको बोलेंगे अधिक कोण। कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा बना लीजिए डायग्राम, ये देखिए ऐसा डायग्राम बना लीजिए। तो ये जो कोण होगा ये कहलाएगा अधिक कोण। एकदम सिंपल सा है। न्यून मतलब 90 से कम, समकोण मतलब 90 के समान, 90 के बराबर, अधिक मतलब 90 से अधिक लेकिन 180 से कम। एकदम सिंपल सी बातें बताया हूं। अब देखो यहीं से प्रश्न कैसा बनता है, पहले प्रश्न के पैटर्न को समझना। प्रश्न कैसा बनेगा, देखो यहीं से त्रिभुज के कंसेप्ट को समझो, ध्यान देना भाई। प्रश्न पूछा गया था व्यापम में, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये देखिए त्रिभुज पहचानने को बोलता है, त्रिभुज पहचानने को बोलेगा आपको, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या, जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो जाएं। न्यून मतलब 90 से कम, तो तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे। तीनों कोण 90 डिग्री से कम, न्यून कोण का मतलब आपने समझा 90 डिग्री से कम। तो तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम है तो ऐसे कोण को आप बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। जैसे एग्जांपल के लिए कोई त्रिभुज का 3 ठो कोण आपको बता दिया, 80 डिग्री, 70 डिग्री और 30 डिग्री। कोई त्रिभुज है जिसका 3 कोण आपको पता है, आपको बोलेगा कौन सा त्रिभुज है। जैसे ये त्रिभुज का 3 ठो कोण मैं आपको दिखा दिया और मैं बोला कौन सा त्रिभुज है, तो आप बोलना तीनों कोण 90 डिग्री से कम है सर, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज।
और इतना जानकारी तो होगा ही, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर मैं आपको त्रिभुज के 3 कोण दिखाया और बोला बताओ ये कौन सा त्रिभुज है, तो आप बता देना ये त्रिभुज कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा। अब देखो दो कोण तो 90 डिग्री के हो नहीं सकते, क्योंकि तीनों का योग 180 होना है। दो कोण अगर 90 डिग्री के हो गए, दो कोण अगर 90 डिग्री के हो गए तो एक कोण 0 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन फिर वो त्रिभुज निर्मित ही नहीं हो पाएगा। तो दो कोण 90 डिग्री के हो ही नहीं सकते। तो अगर एक कोण 90 डिग्री का, जैसे एग्जांपल के लिए 90 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, ये देखिए ऐसा कोई त्रिभुज है जिसका ये 3 कोण मैं आपको दे दिया, तो आप टिक कर देना कि ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, एक कोण 90 डिग्री से अधिक। दो कोण तो हो ही नहीं सकते 90 डिग्री से अधिक, तो एक कोण 90 डिग्री से अधिक। जैसे एग्जांपल के लिए 110 डिग्री, 50 डिग्री, 20 डिग्री, ये देखिए ऐसा कोई त्रिभुज जिसके ये 3 कोण मैं आपको दिया, तो आप टिक कर देना ये कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज। ये व्यापम द्वारा पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए यहीं पे लिखवा रहा हूं। व्यापम ने ऐसा प्रश्न बोला था, ऐसा प्रश्न पूछा था, इसीलिए ऐसा प्रश्न आपको यहीं पे बता रहा हूं। त्रिभुज के अगर 3 कोण दिए गए हैं, त्रिभुज के अगर 3 कोण दिए गए हैं और पूछ रहा है कौन सा त्रिभुज होगा, तो आप देखना अगर तीनों कोण 90 डिग्री से कम तो न्यून कोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री से अधिक का है तो अधिक कोण त्रिभुज। तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये देखो है 180, यहां 180 है, यहां 180 है। तो त्रिभुज के 3 कोण दिखा करके आपसे पूछता है कि कौन सा त्रिभुज, तो आप बता देंगे। तो न्यून कोण 90 डिग्री से कम, समकोण 90 डिग्री का कोण, और अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक बन जाएगा भाई, याद रहेगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करिए। यहां तक बन जाएगा सभी से? फटाफट कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कोण देखते हैं। अगला जो कोण है वो है रिजु कोण। रिजु कोण स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो रिजु कोण का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री का कोण। रिजु कोण का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री का कोण, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो रिजु कोण का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण। अब देखो एक बिंदु, इससे दो रेखाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत खींच दो। एक बिंदु से दो रेखाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत खींच दो तो वे दो रेखाएं 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। एक बिंदु से दो रेखाएं ठीक विपरीत खींचो एक दूसरे के, ठीक विपरीत, तो ये रेखाएं 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये भी कोण देखो, एक रेखा ऐसी खींचा तो एक उसके ठीक विपरीत, तो ये कोण भी कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। ये देखो ये रेखा ऐसी खींचा तो उसके ठीक विपरीत, तो ये कोण भी कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। तो किसी बिंदु से दो रेखाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत खींचो। ये देखो ये 180 डिग्री का है, ये भी 180 डिग्री का है, देख पा रहे हो? ये 180 डिग्री का, एक दूसरे के ठीक विपरीत, एक दूसरे के ठीक विपरीत। तो एक दूसरे के ठीक विपरीत अगर दो रेखाएं किसी बिंदु से आप खींचे हो तो वे रेखाएं 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। क्लियर है? यहां तक बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण, इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। प्रतिवर्ती कोण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम, परंतु 360 डिग्री से कम, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम। चलो अब यहां पे ध्यान से समझना, बहुत बार व्यापम ने यहां से प्रश्न पूछा है, बहुत बार। प्रतिवर्ती कोण को समझना क्या होता है। देखो पहली बात ये समझो कि मान लीजिए ये कोण है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए 40 डिग्री का कोण है, ये 40 डिग्री का कोण। किसी भी रेखा
को आप देखेंगे, किसी भी रेखा को आप देखिए, ये रेखा को देखिए, ये रेखा को देखिए, एक बिंदु से ये दोनों रेखाएं निकली हैं। एंगल का मतलब क्या, किसी बिंदु से दो रेखाएं निकलेंगी तभी तो एंगल बनेगा। तो इस बिंदु से ये दो रेखाएं निकली। अब किसी बिंदु से अगर आप दो रेखाएं निकालेंगे तो उन दो रेखाओं के बीच दो एंगल बनेंगे। एक तो ये वाला एंगल बनेगा और एक एंगल ये वाला बनेगा, एक एंगल ये बनेगा। ये देखिए, तो किसी भी बिंदु से आप ये देखिए दो रेखाएं खींचिए, ये मान लो 120 डिग्री का कोण है, तो उन दोनों रेखाओं के मध्य दो कोण बनेंगे। दो कोण हमेशा हमेशा दो कोण बनेंगे। एक कोण ये बनेगा तो एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा तो एक कोण ये बनेगा। तो किसी भी बिंदु से आप दो रेखाएं खींचो, उन दो रेखाओं के मध्य हमेशा दो कोण बनेगा, एक 180 डिग्री से छोटा तो एक 180 डिग्री से बड़ा। बस ऐसे सिचुएशन में दोनों कोण क्या होंगे, 180 डिग्री के। ऐसे सिचुएशन में दोनों कोण 180 डिग्री के होंगे। अदरवाइज हमेशा एक कोण 180 डिग्री से छोटा 40 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा, 360 में से 40 घटा दो, कितना आएगा, 320 डिग्री आ जाएगा। ये वाला 120, तो ये कितना होगा, 360 में से 120 घटा दो, कितना आ जाएगा, 240 डिग्री आ जाएगा। तो हमेशा दो रेखाओं के मध्य जो कोण बनेगा वो दो तो होगा, एक 180 से छोटा और एक 180 से बड़ा। 360 से क्यों घटाया, क्योंकि एक पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री होता है। तो एक अगर 40 डिग्री का है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 360 माइनस 40 यानी 320 डिग्री। एक अगर 120 डिग्री का है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 360 माइनस 120 मतलब 240 डिग्री। तो जो 180 से बड़ा वाला एंगल है ना दोनों रेखाओं के मध्य, वही एंगल कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल, मतलब प्रतिवर्ती कोण। वही एंगल प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो 180 से बड़े वाले को ही क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। एकदम स्पष्ट होना चाहिए आपको। तो दो रेखाएं अगर किसी बिंदु से आप खींच रहे हैं तो उन दो रेखाओं के मध्य हमेशा दो कोण बनेंगे, एक 180 से छोटा, एक 180 से बड़ा। 180 से बड़े वाले को ही प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। प्रश्न कैसा आएगा, मैं बोला एग्जाम्पल के लिए, मैं क्या बोला देखो, 150 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करें। 150 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करें, तुरंत बता देंगे आप। 150 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण, तो आप बोलेंगे सर 360 में से 150 को घटा दीजिए, कितना आएगा देख लीजिए, 210 डिग्री। तो 150 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण कितना आएगा, 210 डिग्री। 180 डिग्री से बड़ा वाला जो कोण होगा ना, ये 150 कोई ना कोई दो रेखाओं के मध्य का कोण है। तो अगर एक 150 है तो दूसरा क्या होगा, 360 माइनस 150 यानी कि 210 डिग्री। तो दो रेखाओं के मध्य हमेशा दो कोण बनेंगे, 180 डिग्री से ज्यादा वाला जो कोण होगा वही कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। तो 150 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण बोला तो आप सीधे बोलेंगे 210 डिग्री। समझ आ रहा है। 100 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण बोला, 100 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण बोला, तो 100 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण क्या बताएंगे, 360 में 100 को घटा के कितना बताएंगे, 260 डिग्री। देखना लाइन और एंगल के जो क्वेश्चंस आएंगे वहां बार बार प्रतिवर्ती कोण निकालने बोलेगा आपको। बहुत बढ़िया, ठीक। देख लो एक बार वापस से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। न्यून कोण 90 डिग्री से कम, सम कोण 90 डिग्री का कोण, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम। इसको आपने समझा कि न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसके बाद रिजु कोण आपने समझा, 180 डिग्री का कोण। प्रतिवर्ती कोण आपने समझा, 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम। चलिए यहां तक एकदम क्लियर हो गया है। नोट्स बनाते चलिए भाई, इसी को पढ़ना है बस, इससे बाहर नहीं आएगा प्रश्न। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा जितना पढ़ा रहा हूं मैं। अगला लिखिए पूरक कोण, ये इंपॉर्टेंट है। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, पूरक कोण। तो दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वे आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे दो कोण एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई का योग 90 डिग्री हो गया। ये देखिए दो कोण अगर एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई का योग हो गया 90 डिग्री। ये कोण एक्स है मान लो, ये कोण वाई है, एक्स प्लस वाई का टोटल हो गया 90। तो दो कोणों का योग 90 डिग्री हो गया तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। एक्स और वाई एक दूसरे के पूरक कोण हैं, एक दूसरे के पूरक कोण हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं।
एक्स और वाई एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर मैं आपसे बोला 40 डिग्री का पूरक कोण बताओ, 40 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तुरंत आंसर दे दोगे आप। 40 डिग्री का पूरक कोण होगा 50 डिग्री सर। 60 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो 60 डिग्री का पूरक कोण तुरंत आंसर दे दोगे कि 60 डिग्री का पूरक कोण होगा 30 डिग्री सर। तो जिन दो कोणों का योग होगा 90 डिग्री वे आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। व्यापम में कुछ प्रश्न ऐसे भी दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, बोलता है कौन सा जोड़ा पूरक कोण का है। ऐसे प्रश्न भी बने हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, बोलेगा कौन सा जोड़ा पूरक कोण का है, तुरंत बता देना। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री वे आपस में पूरक कहलाएंगे। और भी प्रश्न बनते हैं, अभी केवल जानकारी को समझिए, प्रश्न तो आगे चल के बहुत सारे करेंगे, अभी केवल जानकारी मैं बता रहा हूं आपको। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री वे आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। तो ये हो गया पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इसको। अगला लिखेंगे समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण, समपूरक कोण इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा वे आपस में समपूरक कोण कहलाएंगे। तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ये बना दो ऐसा कुछ भी, ये देखो ये है मान लो x, ये है मान लो y, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा वे समपूरक कहलाएंगे। तो यहां पे x और y एक दूसरे के समपूरक कोण हैं, एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। x और y एक दूसरे के संपूरक कोण हैं, x और y एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। जैसे आपको मैं बोला बताओ 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 120 डिग्री का संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, तुरंत बताओगे कितना, 60 डिग्री होगा सर। मैं बोला बताओ 90 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, तुरंत बताओगे 90 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा सर 90 डिग्री, 90 डिग्री का संपूरक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो पूरक मतलब दो कोणों का योग 90, संपूरक मतलब दो कोणों का योग 180। अब अगला जो पॉइंट है बहुत ही खास है, अगला जो पॉइंट बताऊंगा ना यहां से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो अगला पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही खास है, यहां तक देख लो, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं, जल्दी से बता दो मुझे। बन जाएगा यहां तक सभी से, बनेगा सभी से भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या, चलो कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक। चलो अब देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, बहुत ही खास बात, कोणों का रैखिक युग्म लिखना सबसे खास बात है। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से निपटा दोगे आप, आपको करना ही नहीं पड़ेगा, ज्यादा एंगल्स की जानकारी नहीं है ना, तो कोणों का रैखिक युग्म जो है ये रामबाण है। कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं पता मेरे को, केवल यही पता है तो भी प्रश्न को लगा दूंगा मैं, देखना मुझे कुछ नहीं पता, मुझे केवल कोणों का रैखिक युग्म पता है तो भी मैं प्रश्न को लगाने के लिए सक्षम हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मान लो ज्यादा आएगा बस। तो कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। कोणों का रैखिक युग्म समझना, ध्यान से समझना, किसी रेखा पर उसके किसी बिंदु से, ध्यान से समझो पहले बाद में लिखना, किसी रेखा पर उसके किसी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या बोल रहा हूं, किसी रेखा पर उसके किसी बिंदु से, किसी रेखा पर उसके किसी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लो ये कोण x है, ये कोण y है, ये कोण z है, ये कोण a है और ये कोण b है। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखना, किसी रेखा पर उसके किसी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग होता है 180 डिग्री, मतलब इन सभी कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा।
वो रेखा एकदम ऐसी हॉरिजॉन्टल हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। आपको ध्यान बस रखना है किसी रेखा पर, लिख लो, किसी भी रेखा पर, किसी भी रेखा पर उसके किसी बिंदु से, उसके किसी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर, उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले, उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो किसी भी रेखा पर उसके किसी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाली रेखा को आपने पकड़ा, उसके इस बिंदु को आपने पकड़ा, इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 अंश होगा। यहां से बहुत सारे प्रश्न आए हैं भाई, अभी कराऊंगा 2-3 प्रश्न आज ही के लेक्चर में, 2-3 प्रश्न कराऊंगा। देखो, अब ऐसा नहीं कि रेखा बस हॉरिजॉन्टल होगा तो ही काम चलेगा, ऐसा नहीं है। ये देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये देखो ऐसा एक डायग्राम बनाया मैं, ध्यान से देखना। इसको मैं नाम दे रहा हूं रेखा AB, इसको मैं नाम दे रहा हूं रेखा CD, इसको मैं नाम दे रहा हूं रेखा EF और इसको मैं नाम दे रहा हूं रेखा GH। अब ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि केवल हॉरिजॉन्टल को पकड़ना है, जिसमें सुविधा हो, जिससे आंसर निकले। आपका मन किया कि सर मैं रेखा AB को पकड़ना चाहता हूं, आपका मन किया कि मैं रेखा AB को पकड़ना चाहता हूं, तो रेखा AB को पकड़ना चाहता हूं, रेखा AB, ये देखिए अगर मैं रेखा AB को पकड़ा तो रेखा AB को पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेखा AB के इस बिंदु से, ये देखो किसी रेखा के किसी बिंदु से, तो रेखा AB के इस बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सभी कोणों का योग 180, तो इन चारों कोणों का योग क्या होगा? 180 होगा। एक ही ओर मतलब ऊपर, नीचे मतलब नीचे। तो ये रेखा पकड़ा मैं AB, तो रेखा AB को पकड़ा, तो रेखा AB के इस बिंदु से रेखा AB के एक ही ओर मतलब कि ऊपर, नीचे मतलब नीचे। तो रेखा AB को पकड़ा, रेखा AB के इस बिंदु से रेखा AB के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग कितना होगा? 180, मतलब इन चारों का योग कितना? 180, या फिर इन चारों का योग भी कितना होगा? 180 होगा। जो रेखा आपको पकड़नी उस रेखा को पकड़ो, किसी भी रेखा को पकड़ो, उसके किसी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर। अब रेखा AB पकड़ा तो रेखा AB के एक ही ओर, तो रेखा AB अगर मैं पकड़ा, देखो रेखा AB को मैं पकड़ा तो रेखा AB के एक ही ओर बोलने का मतलब या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर। तो रेखा AB के इस बिंदु से रेखा AB के एक ही ओर बनने वाले इन चारों कोणों का योग 180, या फिर इन चारों कोणों का योग 180। समझ पा रहे हो बात को? आपने बोला सर मैं रेखा CD को पकड़ूंगा, पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आंसर यहां से जल्दी आएगा। तो आपने बोला सर मैं रेखा CD को पकड़ूंगा, तो रेखा CD को जब मैं पकड़ा तो रेखा CD को पकड़िए, रेखा CD के इस बिंदु से रेखा CD के एक ही ओर बनने वाले इन चारों कोणों का योग कितना होगा? 180, या फिर इस ओर इन चारों कोणों का योग क्या होगा? 180। तो किसी भी रेखा पर उसके किसी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। 2 प्रश्न लिखेंगे इसमें। किसी भी रेखा को पकड़ के काम कर सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा, किसी भी रेखा को पकड़ के काम करिए, किसी भी रेखा के किसी भी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। चलो क्वेश्चन लिखो तो इसमें ट्राई करो, चलो ट्राई करो एक बार। बहुत आसान सा पिछले साल पूछा गया प्रश्न था ये रेखा है, उसका ये बिंदु है, इस बिंदु से ऐसी कुछ रेखाएं निकल के गई हैं। ये है x, ये है x-3 और ये है 2x-5। यह है रेखा AOB। आपसे पूछा है x का मान क्या होगा, जल्दी से बता दो मुझे, x का मान बताना है, जल्दी से बताओ, सॉल्व करिए, x का मान बताइए मुझे। पिछले साल पूछा गया प्रश्न है ये।
एक्स का वैल्यू बताइए क्या होगा, क्या आ रहा है? 45, 47, 43 क्या आ रहा है? 47, 43 क्या आएगा? 47 आ रहा है क्या? 47 आ रहा है? देख पा रहा हूं कमेंट सभी के, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं। 47 सभी का आ रहा है? फटाफट कमेंट करो भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। 43, 47 ऐसे मिला जुला आंसर दे रहे हो। 47 आ रहा है। देखो कितना आसान है, कोणों का रैखिक युग्म लगाना है सर। कोणों का रैखिक युग्म क्या है? इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बोलने का मतलब ये देखिए, ऊपर मतलब ऊपर की ओर। तो रेखा ए ओ बी, रेखा ए ओ बी के रेखा ए ओ बी के ये वाले बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग हो जाएगा 180। सारे कोणों का योग 180, इन तीनों का योग 180। अब यहां से देखो, ये चर राशियां हैं, इनको आपस में जोड़ो। 2x और x, 3x और x कितना हो गया? 4x। प्लस 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 जुड़ेगा, 2 ठो x, 1 ठो x, 1 ठो x, 4 ठो x हो गया। माइनस और माइनस जुड़ता है, चिन्ह होता है माइनस का, ध्यान रखिएगा। तो -5 और -3 हो गया -8, बराबर कितना? 180। अब ये देखिए, माइनस का 8 जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, तो 180 में 8 जुड़ेगा, तो 180 में 8 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 188। माइनस वाला पक्षांतर होकर दूसरे साइड जाता है तो प्लस बन जाता है, तो माइनस का 8 उधर गया तो प्लस का 8 बन गया। अब 4x बराबर 188, तो यहां से x का वैल्यू 4 जो है गुणा में है, पक्षांतर होगा तो भाग में आ जाएगा, तो गुणा वाला पक्षांतर होकर भाग में आ जाता है। 4 से काटो, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 47। पिछले साल पूछा गया प्रश्न है ये व्यापम का। बताओ इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी तकलीफ नहीं है भाई इसमें। कोणों का रैखिक युग्म आपने लगा दिया कि रेखा ए बी पे ये बिंदु है O, इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 अंश, तो 2x - 5 प्लस x प्लस ये हो जाएगा ना, 2x - 5 प्लस x - 3 प्लस x बराबर 180। 2x, x और x हो गया 4x, -5 और -3 हो गया -8, -8 उधर गया तो +8 हो गया, तो 180 और 8 कितना? 188, तो 4x बराबर 188, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 47। एक और लिखिए इसमें, एक और लिखेंगे, एक और लिखिए। ये भी पूछा गया प्रश्न था, ये देखिए सेम वैसा ही प्रश्न था, कुछ अलग नहीं है। यहां पे रेखा को नाम दिया है EF और यहां पर बिंदु है B, ये है A, ये है C, ऐसा बना दिया है। ये है x + 3 डिग्री, ये है x + 20, x + 20 डिग्री, और ये है x + 7 डिग्री, x + 7 डिग्री। x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू पूछा है, जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो, x का वैल्यू क्या आएगा? 50 आ रहा है, बहुत बढ़िया। दोनों प्रश्न पिछले साल के व्यापम के एग्जाम में पूछे गए थे। ये तो बहुत आसान, अपन देखना कितना अच्छा अच्छा काम करने वाले हैं अभी। अपन तो बहुत सारा काम करने वाले हैं भाई, ये तो बहुत आसान प्रश्न थे, वही काम करेंगे। इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के इस बिंदु से इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग, सारे कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। अब x वाले को आपस में कैलकुलेट करो, x x और x हो गया कितना? 3x, 3 और 20 23 और 7 कितना? 30, बराबर 180। इसमें कोई डाउट नहीं है, चर राशियां जो हैं उसको आपस में जोड़ दिया और अचर को आपस में जोड़ा। अब 3x बराबर 180, प्लस वाला 30 उधर गया तो माइनस का हो गया, 3x बराबर 150 हो गया। अब गुणा वाला 3 बराबर के दूसरे साइड आया तो भाग में हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 50 डिग्री। सिंपल सा है। तो कोणों का रैखिक युग्म देखना, इसको बार बार लगाऊंगा मैं, बिना किसी एंगल के जाने। शीर्षाभिमुख कोण नहीं पता मेरे को, मान लो
एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, सह अंतः कोण कुछ नहीं पता सर मेरे को कोणों का रैखिक युग्म आता है ना तो आंसर निकाल के दिखाऊंगा आपको मैं पढ़ाऊंगा शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एकांतर अंतः कोण क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। एकांतर बाह्य कोण ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। सह अंतः कोण सारा कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं आता ना, केवल मुझे ये आता है सर, मैं केवल ये जानता हूं कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, मैं सारे आंसर निकाल के दिखा दूंगा आपको। बनेगा यहां तक? जल्दी से बताओ। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखेंगे बस। कंप्यूटर की क्लास होगी, अब दिव्या मैडम लेंगी। कल कुछ एंगल्स बचे हैं, वो एंगल्स पढ़ाऊंगा आपको। जैसे शीर्षाभिमुख कोण बचा है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, सह अंतः कोण, इन कोणों की जानकारी दूंगा, बहुत ही खास है ये। इनके बाद अपन केवल और केवल प्रश्नों को डील करेंगे। देखना बहुत आसान लगेगा आपको गणित, बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। आप जुड़ के देखो, आप एडमिशन ले लो, मैं हूं, खड़ा हूं मैं यहाँ पे, मैं आपको यहाँ कमिटमेंट कर रहा हूं कि 60 दिन लगातार क्लास लूंगा मैं। गणित का टेंशन तो आपका मैं खत्म कर दूंगा मैं। आप केवल नोट्स को रट के चल जाना, रट के जाना, पढ़ के मत जाना, रट के जाना बोल रहा हूं मैं। नोट्स को ही रटना, उन्हीं क्वेश्चंस को लगाना, उसी के आसपास का प्रश्न आएगा, दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ ऐसा बताया था सर ने, ऐसे बनेगा। एकदम मैं गारंटीड बोल रहा हूं कि नोट्स को रट के जाना, पढ़ के जाने की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। नोट्स के ही क्वेश्चंस को लगाओ 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 जब तक रटा ना जाए वो। क्योंकि समय अगर आपको कम लगाना है ना एग्जाम में, तो नोट्स के क्वेश्चंस को रटना पड़ेगा आपको। बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को लगाओ जब तक वो दिमाग में बैठ ना जाए कि हाँ ऐसा होता है, बस हो गया। इससे संबंधित कोई प्रश्न आया तुरंत लगा दूंगा मैं। तो ऐसा नोट्स बन जाएगा आपका 2 महीने का, उसको रटते रहो, बैठ के पढ़ते रहो, उसी को पढ़ो। मैं प्रैक्टिस सीट दिलाऊंगा, लेकिन आप नोट्स को रट दो भाई, नोट्स को पढ़ो आप। देखना मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूं यहाँ पे खड़े होकर, बाहर से कुछ नहीं आने वाला जितना मैं पढ़ाऊंगा। इवन ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। अभी शिक्षक भर्ती वालों का बैच लिया था मैं, ज्योमेट्री के 10 प्रश्न आए थे 30 में से, एक ठो प्रश्न क्लास नोट से बाहर का नहीं था। बोल बोल के बच्चों को टिक कराया था, किसको टिक करो इंपॉर्टेंट है ये आएगा, वही प्रश्न आया है। तो इतना मैंने काम कर लिया व्यापम के एग्जाम्स को लेके कि व्यापम का मुझे रेंज पता है, व्यापम का पैटर्न मुझे पता है कि व्यापम पूछता क्या है। मैं तो कर पूरा पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आपको टिक कराते रहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जुड़ के देखिए, मैथ्स का टेंशन आप छोड़ दीजिए, मैथ्स का टेंशन आप मेरे पे डाल दीजिए, मैं आपका मैथ्स कंप्लीट कराऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। इसीलिए मैंने ऑनलाइन लाइव क्लासेस का शेड्यूल कराया था, ताकि रेगुलर ले पाऊं, मैं कहीं पे भी रहूं ये क्लास रुके ना। हॉस्टल वार्डन के एग्जाम तक ये क्लास रुके ना, मैं कहीं पे भी रहूं ये क्लास होती रहे। तो बिना किसी चिंता फिक्र के एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे एक रेगुलर आईडी में जुड़े हुए हैं, एडमिशन ले चुके हैं। तो आप लोग भी जिनका एडमिशन नहीं हुआ एडमिशन ले ही लीजिएगा आज। डेमो के भरोसे मत रहिए, रेगुलर लिंक से जुड़िए, क्लासेस अटेंड करिए। ये बैच कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होने वाला है आपके लिए। चलिए, अभी कंप्यूटर की क्लास होगी, दिव्या मैडम लेंगी, और तीसरी क्लास होगी आपकी बाल मनोविज्ञान की। संडे को क्लास लंबी लूंगा, शेड्यूल मिल जाएगा आपको। संडे को मैं 1.5-2 घंटे क्लास खींच के, ये रेखा और कोण संडे को पूरा खत्म हो जाएगा। कल देखना आगे बढ़ेंगे, संडे को ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। चलिए, दिव्या मैडम क्लास लेंगे आपकी। थोड़ा सा देखो, डेटा तो खर्च होगा यार, 2 महीने की बात है यार, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लो। खर्चा थोड़ी है ये इन्वेस्टमेंट है। पढ़ाई के पीछे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ये समझो यार। तो डेटा तो खत्म होगा ही, थोड़ा पैक डला लो, अनलिमिटेड करा लो 2 महीने का। 2 महीने की बात है यार, एग्जाम निकल गया तो फिर पैसे ही पैसा है। चलो, जो लेट जुड़े हैं, रिकॉर्डिंग्स रहेगा ही, रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। कल रिकॉर्डिंग्स देख के ही क्लास अटेंड करना, क्योंकि कल इसी के जस्ट आगे बढ़ूंगा मैं। प्रैक्टिस सीट्स मिलते रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा ना सबको। चलिए ठीक है।